आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, स्टैटिक्स, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर 1 का तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए हुए हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चैप्टर 2 का क्या नाम है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। इस चैप्टर 2 का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा हम उस सब ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? आपको विद्युत विभव का एसआई इकाई बताना है, मतलब एसआई मात्रक बताना है। तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एम्पियर जो होता है वो किसका होता है? तो वह जाता है आपका विद्युत धारा का हो जाता है, ठीक है। जूल किसका हो जाता है? तो ऊर्जा का हो जाता है, कार्य का हो जाता है, ठीक है। फैराडे किसका हो जाता है? तो संधारित्र की धारिता का, ठीक है। ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत विभव का हम लोग मात्रा कभी देखे, क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन में Q। एक किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अब आपको बताना है कि इस विद्युत विभव का क्या बीमा क्या है। एक तो तरीका है कि आपको याद होगा, याद है तो बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे याद यदि नहीं है तो एक यहाँ से फॉर्मूला से हम लोग निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं तो देखिए बताते हैं। इसका W क्या है? कार का बीमा क्या होती है? तो ML स्क्वायर टी इनवर्स 2, ठीक है, अपॉन में आवेश के बीमा AT। तो M रहेगा, L स्क्वायर रहेगा, T ऊपर जाएगा तो T इनवर्स 3 हो जाएगा A इनवर्स। याद करके रखिए आप लोग एग्जाम में के लिए, ठीक है। क्या है? ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स। तो कौन सा हो जाएगा? ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। विभव का भी यही होगा, विभवांतर का पूछे तो उसका भी यही बीमा होगा, विभवांतर का, ठीक है, उसका भी बीमा यही लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है? विद्युत विभव आपका किस प्रकार की राशि है? तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। विद्युत विभव का मात्रक पूछ ले तो वोल्ट होता है, ऐसा ही मात्रक, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन में Q। यदि दूसरा मात्रक पूछ ले तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू कार का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो दूसरे का मात्रक आपको जूल कूलम इनवर्स या जूल प्रति कूलम भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन? किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, ठीक है। बोला है किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो देखिए विद्युत विभव का मान R दूरी पर कितना होता है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KQ अपॉन में R, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है V इक्वल टू K के जगह पे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R।
ठीक है। यहाँ पे इस k का जो मान है क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ फैराडे इनवर्स मीटर। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आंसर कौन हो जाएगा KQ/R, KQ/R ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। ले जाने में मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बिंदु ए से दूसरे बिंदु मान लीजिए बी तक आप ले जा रहे हैं, तो इसमें जो वर्क होगा, जो आवेश को चाहे इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो कार्य होगा वो किस पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है विभव का V = W/Q। तो ये आपको क्या है, आवेश पे तो निर्भर करेगा, आवेश पे आपका निर्भर करेगा। ठीक है, ये जो है आपका आंसर पथ की लंबाई है, इस पे निर्भर नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विभवांतर पे भी डिपेंड करता है, आपका पथ की जो लंबाई है इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर विभव V के साथ क्या संबंध होगा। यहाँ पे सिंपल बताया है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, E है, और विद्युत विभव क्या है, V है। तो आपको बताना है इसके बीच संबंध क्या होगा। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, E = -dV/dr या dx भी पढ़े हैं। ठीक है, तो dr आपका हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, -dV/में कहीं कहीं पे ऐसे ही लिखा होता है E = -dV/dx। ठीक है, तो ये भी सही है। यहीं से विभव प्रवणता से विद्युत क्षेत्र का मात्रक आता था, क्या आता था, एक तो हम लोग पढ़े थे एनसी इनवर्स विद्युत क्षेत्र का मात्रक, और यहीं से एक और ही मात्रक आता था वोल्ट मीटर इनवर्स, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 वोल्ट बराबर होती है। तो 1 वोल्ट जो बराबर होती है यहां से निकलेगा, फॉर्मूला होता है V = W/Q। तो आपका विभव का तो मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट, एक और मात्रक इसी फॉर्मूला से निकलता है। तो कार का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक बटा करके कूलम। तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट पूछा तो क्या हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है। विद्युत क्षेत्र ये क्या है, ये आपका सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी क्या है, आपका सदिश राशि है। विद्युत बल ये भी क्या है, सदिश राशि है। ये आपका विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, E = F/Q। ध्यान में है तो इसके पीछे पढ़े हैं हम लोग चैप्टर में, E = F/Q। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, NC इनवर्स। एक और मात्रा क्या होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स। इसका बीमा को आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि, सदिश राशि। ठीक है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो E = क्या हो जाएगी,
के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट किसके तुल्य है, किसके बराबर है? वोल्ट जो है वो किसके बराबर है? तभी देखें फॉर्मूला से, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यों, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, तो कार का मात्रा को हम लोग जूल लिखते हैं, बटा में आवेश के मात्रा को कूलम लिखते हैं, तो जूल बटा में कूलम। तो जो जो वोल्ट है वो किसके बराबर होगा, तो जूल बटा में कूलम के बराबर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है, आर दूरी पर स्थित दो बिंदु वो ए और बी के बीच विभवांतर शून्य है, इसका अर्थ क्या है? देखिए कोई बिंदु ए है, कोई दूसरा का बिंदु बी है, ए है बी है, तो विभवांतर क्या है, दोनों के बीच जो विभवांतर है, मतलब विभवांतर किसको कहते हैं, तो यहाँ का विभव को हम लोग वी ए मानिएगा, यहाँ के विभव को वी मानिएगा, तो बता विभवांतर जो है वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस बी ए इक्वल टू 0 आया है। इसका कहने का मतलब जो यहाँ पे जो विभव है, यहाँ पे विभव वो क्या है, समान है, बराबर है, तब जाके 0 आया है। तो दो बिंदुओं के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं, तो यहाँ पे विभव समान होगा, यहाँ पे विभव समान होगा, इसी कारण से इसका विभव 0 आया है दोनों घट के। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए और बी पर विभव समान है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जहाँ जिस तल पे विभव का मान प्रत्येक बिंदु पे समान होता है उसको हम लोग बोलते हैं समविभवी तल या समविभवी पृष्ठ। क्या बोलते हैं, समविभवी पृष्ठ। ठीक है, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समविभवी पृष्ठ कहते हैं। ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ है परिभाषा। चलिए क्वेश्चन है 11 नंबर, 5 माइक्रोकूलम आवेश वाले एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य होगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको दे दिया हुआ है कि आपका विभव का जो विभवांतर का जो वैल्यू दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है, 100 वोल्ट दे दिया हुआ है। ठीक है, और आवेश का भी मान दे दिया हुआ है, क्यों कितना दे दिया हुआ है, 5 माइक्रो कूलम दे दिया हुआ है। और आपको निकालना है ले जाने में किया गया कार्य। तो फार्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यों, वैल्यू रखिए, V का कितना दे दिया 100 इक्वल टू W का W रहेगा, क्यू क्या है, आवेश है, तो आवेश यहाँ पे माइक्रो में दिया हुआ है, तो इसको कूलम में बदल लीजिए, 5 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। तो क्यू की जगह वैल्यू क्या लिखेगा, 5 गुने 10 के पावर माइनस 6, W इधर कर लीजिए और मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, 100 इंटू 5 गुने 10 के पावर माइनस 6। अब क्या हो जाएगा, W का W रहने दीजिए, 100 को आप लिख सकते हैं 10 के पावर 2 इंटू 5 गुने 10 के पावर माइनस 6, तो W यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 गुने 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 4। ठीक है, पावर का आप जोड़िएगा तो जूल, इतना आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है। आपको बोला है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। ठीक है, तो आपको अक्षीय स्थिति में देखना है, किस में देखना है, अक्षीय स्थिति में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का जो व्यंजक हो जाएगा वो हो जाएगा V इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यदि निरक्षीय में आपसे पूछ देता, निरक्षीय में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत
विभव का जो मान होगा वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए भी आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव कितना होगा? तो निरक्षीय स्थिति में कितना होगा विभव? अभी देखें, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 देख लीजिए। यदि एक समव्यवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित किया जाता है तो किया गया कार्य होगा। तो समविभवी पृष्ठ में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 0। देखिए क्यों, क्योंकि समविभवी जो पृष्ठ होता है ना, उसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान होता है। ठीक है, विभव का मान समान होता है। तो ऐसे ही पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, समविभवी पृष्ठ कहते हैं। तो कैसे हो जाता है, तो यहीं से जो हम लोग निकालते हैं, कार्य हमको पूछा है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V। तो V क्या है, यहाँ पे विभवांतर का हम लोग विभवांतर को मानते हैं, V विभवांतर है। तो आप वैल्यू रखिएगा विभव में अंतर, दो बिंदु के बीच जो विभव में अंतर होगा, यहाँ पे विभव का मान समान, यहाँ पे विभव का मान समान, इसका जो विभवांतर जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू 0 रखिएगा तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। इसी कारण से कहा गया है कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। याद करके रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक कूलम आवेश को समविभव पृष्ठ पर ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? इसका भी आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी, 0 होगा। क्यों, फॉर्मूला क्या, क्यों आपको दे दिया 1 कूलम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया समविभवी पृष्ठ। ठीक है, V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, W अपॉन में क्यू। यहाँ से W इक्वल टू क्या आएगा, V इंटू क्यू। ठीक है, तो आपको V क्या है, विभवांतर। तो विभवांतर मतलब विभव में अंदर। तो समविभवी पृष्ठ में सभी बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो मान लीजिए यहाँ से आवेश को यहाँ ले जा रहे हैं, तो यहाँ का विभव सेम, यहाँ का विभव सेम, तो विभव में अंतर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे जो V है वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो टोटल क्या W क्या आएगा, 0। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। समविभवी पृष्ठ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितना भी आवेश ले जाइए, कार्य क्या होगा, 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आवेशित खोखले गोलीय चालक के केंद्र पर विभव का मान होता है, विभव का मान होता है। तो देखिए आवेशित खोखला गोला है, ठीक है, इस पे आवेश है प्लस 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 प्लस, ठीक है, आवेशित खोखला गोला है। तो उसके केंद्र पर जो विभव का मान पूछा है, तो विभव का जो मान होता है खोखले गोले के जो होता है वो समान होता है, विभव पृष्ठ के समान, मतलब हर एक जगह पे क्या होगा, जो विद्युत विभव का मान होगा वो समान होगा। तो इसमें देख लीजिए कोई है ऐसा, गोले के पृष्ठ के बराबर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विभव क्या होता है, समान होता है या बराबर होता है। लेकिन यहीं से आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ देती, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता कितना होती है, 0 हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा, किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, तो 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच सही संबंध है। तभी देख रहे हैं E इक्वल टू क्या देखे हैं, -dB अपॉन में dx, यही संबंध होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता, इस संबंध को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -dB अपॉन में dx, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, अभी देखें 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलम। इसका आंसर क्वेश्चन हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जूल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन बनता, यहाँ पे क्वेश्चन है ऐसा करके देख लेते हैं क्या इसमें टाइपिंग एरर है। आपको यहाँ पे 20 था, ठीक है, क्वेश्चन में 20 जूल कार को 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। देखिए आपको बोला गया कि इस 2 कूलम के आवेश को, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो 20 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। तो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपको भी बताना है कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है। v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, v का v रहेगा, w की जगह पे 20 रख देते हैं और q की जगह पे 2, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, ये आपका बोला है कि एक अल्फा कण है जिसको 200 वोल्ट से त्वरित करते हैं, तो गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी, कितना वृद्धि होगी, यही आपको बताना है। तो आपको तो v तो बता दिया है कितना, 200 वोल्ट। और अल्फा कण का मतलब क्या समझ रहे हैं? इस पे आवेश कितना? तो अल्फा कण मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, या अल्फा कण मतलब 2 प्रोटॉन, यही ना मतलब समझ रहे हैं। अल्फा कण मतलब क्या? अल्फा कण किसके समान होता है? हीलियम के नाभिक के समान होता है, मतलब 2 प्रोटॉन। तो अल्फा कण पे जो आवेश होगा वो कितना होगा? तो 2 गुने 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यही ना होगा, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं इसका जो आवेश होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहीं से आपको स्थितिज, आपको गतिज ऊर्जा पूछा है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का जो रख दीजिए, क्या होता है? Q इंटू V। ठीक है, कहाँ से? यहीं से आया है। इसी कार को हम लोग W इक्वल टू क्या, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q वाला फॉर्मूला लगाए हैं। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, यहीं से W इक्वल टू V इंटू Q वाला फॉर्मूला, इसी कार को हम लोग गतिज ऊर्जा के फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन थी। Q कितना दे दिया हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन, इंटू V कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? याद कर लीजिएगा, किसका? ऊर्जा का। तो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित किया जाता है तो किया गया कार्य होगा। समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप कार्य करो, कितना होगा बताइए जल्दी। अभी देखें आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन हम बीच में दोहरा रहे हैं इस कारण से, क्योंकि आप पीछे पढ़े हैं, ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 0 होना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर 10 के पावर 4 वोल्ट विभव है, तो आवेश का मान होगा। तो आपको दे दिया हुआ है कि एक बिंदु आवेश से, एक बिंदु आवेश से, तो ये फार्मूला जो बनेगा, देखिए ये फार्मूला जो मतलब जो लगता है इसमें, वो आर दूरी पर विद्युत विभव वाला फार्मूला लगता है। आर दूरी पर विद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? V इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। तो V का V रहने दीजिए, के का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? लिख लीजिए 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू क्यू आपको दिया हुआ है। क्यू कितना है? नहीं दिया हुआ है आपका क्यू, क्यू तो दिया ही नहीं हुआ है, क्यू को क्यू रहने दीजिए। और आर दिया हुआ है दूरी, यहाँ 1 मीटर दिया हुआ है। और वी भी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? भी
10 के पावर 4 वोल्ट दिया हुआ है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 10 के पावर 4 वोल्ट। सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके बटे में। हाँ 1 तो 1 का कोई मतलब रहा नहीं, तो यह जाएगा इसके बटे में। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 के पावर 4 अपॉन में 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 9 गुने 10 के पावर 4 है, इसको भेज दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 10 के पावर -9। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, Q इक्वल टू 1 अपॉन में 9, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये गुने 10 के पावर 9 में से 4 घट जाएगा, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -5 कूलम। इतना तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करके देख लीजिए, क्या हो जाएगा, 1/9 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आपका हो जाएगा 0.11 गुने 10 के पावर -5। इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करा दीजिए, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.11 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो लगभग 1 माइक्रो कूलम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 इसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, तो 1 माइक्रो कूलम के लगभग अप्रॉक्स में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, देख लीजिए, यहाँ पे आवेश होता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव इसका मध्य बिंदु O है, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q। इससे लंबवत r दूरी पे विद्युत विभव का मान क्या होता था, देख लीजिए, ध्यान में होगा, आ रहा होगा, कितना होगा, विद्युत निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होगा। ऑप्शन सी, इसको प्रूव करिए लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, बल आघूर्ण, वेग। तो जो आपका विद्युत विभव है वो कौन सी राशि है, वो आपका अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा एनर्जी को मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हुआ, मात्रक आपका हुआ ऊर्जा का हुआ। ठीक है, अब कोई पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होती है, क्या कोई पूछ दे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होती है, तो क्या होती है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, इसका जो वैल्यू होती है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ठीक है, ठीक है, कोई पूछ दे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होती है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होती है, क्या होती है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ध्यान में रखना है इस बात को, एग्जाम में। समविभवी पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो आपको बोला गया है समविभवी पृष्ठ में, तो समविभवी पृष्ठ में जो किया गया कार्य होता है वो क्या हो जाता है, तो आपका 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समविभवी पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, तो समविभवी पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर,
दो समव्ययी पृष्ठ एक दूसरे को क्या काट सकती है? ऑप्शन बी है हमेशा काटती है, ऑप्शन सी है कभी नहीं काट सकती, ऑप्शन डी है कभी कभी काट सकती है। तो इसका जो आंसर होगा, जो दो समव्ययी पृष्ठ है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये समव्ययी पृष्ठ के गुण में हम लोग पढ़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो विभव का जो मान होता है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कथन समव्ययी पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, समव्ययी है, कोई तल है तो उसके दो बिंदुओं पर विभव समान होता है तो विभवांतर शून्य होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत होती है। हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उस समव्ययी पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, एंगल 90 डिग्री होता है। सही है। दो समव्ययी पृष्ठ एक दूसरे को काट सकती है। और ऑप्शन डी है आवेश को स्थानांतरित करने में कोई कार्य नहीं होता है। तो देखिए, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका सही है और ये सही है। ये क्या है? गलत है। इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन समव्ययी पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारिता की एसआई इकाई क्या है? क्या है? धारिता की एसआई इकाई क्या है? तो आपको धारिता का मात्रक बताना है। तो धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। ठीक है, और धारिता, संधारित्र की धारिता का एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन में भी। ठीक है, तो यहाँ से आप दूसरा मात्रक भी निकाल सकते हैं। क्यू को बोल सकते हैं आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, अपॉन में भी विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो सी भी इनवर्स भी कहा जा सकता है। तो फैराड बराबर आप लोग क्या कह सकते हैं? फैराड को सी वी इनवर्स, कूलम वोल्ट इनवर्स भी कह सकते हैं। तो इसका तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा फैराड। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव या विभवांतर का। ठीक है, ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। ठीक है, चलिए सीमेन किसको बोलते हैं? तो ओम इनवर्स को हम लोग सीमेन कह देते हैं, ओम इनवर्स। आई किसका मात्रक होता है? ओम इनवर्स चालकता का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी चालक की धारिता और उस पर आवेश Q तथा विभव V के बीच सही संबंध है। तो संधारित्र की धारिता या चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन में V। इसका जो आंसर हो जाएगा C इक्वल टू क्यू अपॉन में V, देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? 33 नंबर क्वेश्चन है, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो सिंपल सी गोलीय चालक की आपको धारिता पूछा, वो किसके समानुपाती है? तो गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो उसका फॉर्मूला होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ई तो वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो जो गोलीय चालक की धारिता होती है वो त्रिज्या के समानुपाती हो जाती है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? त्रिज्या। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, एक आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? तो एक आवेशित संधारित्र है, ठीक है, इस पे कुल आवेश कितना होता है? तो या ये क्वेश्चन आया हुआ था इसी साल में किस पे? तो आपका आया था सेंटअप में भी आया था और करके, या इस वाले में मॉडल पेपर में। ठीक है, बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी की हुई थी उसमें बताया था कि किसी संधारित्र पे जो आवेश का योग क्या होता है। ठीक है,
यहाँ वाला कुल आवेश क्या होगा, तो देखिए इस पे प्लस आवेश होता है, इस पे क्या होता है माइनस आवेश, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। तो जो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। तो ये जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच की दूरी डी होती है तो उसके लिए जो संधारित्र की धारिता होती है वो हो जाती है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यदि 3 संधारित्र जिनकी धारिता प्रत्येक का क्या है सी है तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी। देखिए आपका 3 संधारित्र हैं, ठीक है, 3 संधारित्र, तीनों किस क्रम में जोड़ा गया है, तीनों समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ईवी संधारित्र सी है, ईवी संधारित्र सी है, ईवी संधारित्र सी है, तीनों की धारिता क्या है सी है। इसको आपको जोड़ा गया है समांतर क्रम में। तब आपको बताना क्या है कि इसकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो समांतर क्रम में क्या फार्मूला होता है, समांतर क्रम में क्या फार्मूला होता है, तो समांतर क्रम में जो फार्मूला होता है वो आ जाता है सी तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इससे क्या आ जाएगा C1 C2 सब क्या दिया हुआ है, C तुल्य जो आ जाएगा C प्लस C इक्वल टू क्या आ जाएगा 3C। तो इसके लिए जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किस किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संधारित्र जिनकी धारिता प्रत्येक सी है श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी। देखिए यही संधारित्र की है, धारिता सी है, तीनों को किस में जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। तो इसकी भी धारिता सी, इसकी भी धारिता सी, इसकी भी धारिता सी, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में सी तुल्य होता है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, सी तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, सी तुल्य बराबर 1 अपॉन में C प्लस 1 अपॉन में C प्लस 1 अपॉन में C। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 1 अपॉन में सी तुल्य निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा कितना, तो एलसीएम हो जाएगा C, 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, इसको पलटी करेंगे तो जो सी तुल्य जो आएगा इसको पलटी करेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो सी ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो सी अपॉन में 3 यही होगा, सी अपॉन में 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। इसमें आपको बताना है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम किसमें क्या जोड़ रहे हैं, संधारित्र का श्रेणी क्रम जोड़ रहे हैं। तो बताइए कि कौन सी राशि इसमें क्या होती है, इसमें आपका समान रहती है। तो श्रेणी क्रम में देखिए, श्रेणी क्रम में क्या अलग अलग होता है, तो विभवांतर अलग अलग होता है। इसके लिए विभवांतर V1, इसके लिए विभवांतर V2, इसके लिए विभवांतर V3। ठीक है, यहाँ पे शक्ति की बात हो नहीं रही है, ऊर्जा की बात तो हो नहीं रही है, ये विभवांतर अलग अलग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आवेश हो जाएगा। आवेश जो होती है वो समान रहती है किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, मुक्त आकाश की विद्युलशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। ठीक है, यही देखना है जो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है
होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर। ठीक है, ये आपका एप्सिलॉन का मान होता है। यहाँ से एप्सिलॉन का मात्रक भी पूछता है। मात्रक क्या हो जाता है? तब मात्रक हो जाएगा फैराडे मीटर इनवर्स बोलिए या इसी को लिख दीजिए फैराडे मीटर, फैराडे प्रति मीटर। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक और ही मात्रक आता है जिसको बोलते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। इसका बीमा ही पूछ लेता है। क्या होता है बीमा? एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पर पावर 4 ए स्क्वायर। ये एप्सिलॉन का क्या हो जाता है? बीमा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। क्या है? किसी परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति आप कराते हैं तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका वोल्ट, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो आपका पूछा है कि परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। तो परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब परावैद्युत सामर्थ्य किसको कहते हैं? तो देखिए परावैद्युत सामर्थ्य जो मूल रूप से जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक माप होता है। ठीक है, अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक माप होता है। ठीक है, एक वैद्युत सामर्थ्य, इसका जो एक तरह से विद्युत क्षेत्र और वोल्टेज के बीच जो सूत्र दिया जाता है वो E इक्वल टू दिया जाता है V अपॉन में D से। ठीक है, तो E का मतलब ये विद्युत क्षेत्र इक्वल टू V अपॉन में D, तो यहीं से V का लिख देते हैं वोल्ट अपॉन में D मीन्स दूरी को मीटर, यहीं से हम लोगों को वोल्ट प्रति मीटर मात्रक आता है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी है। वोल्ट बताइए किसका मात्रक है? वोल्ट विभवांतर या विभव का, विभवांतर या विभव का। न्यूटन प्रति कूलम एनसी इनवर्स किसका मात्रक है? बताइएगा। एनसी इनवर्स जो है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। किसका है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है, क्या होता है बताइए? वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, चलिए वोल्ट मीटर किसका होता है? कुछ बता सकते हैं? वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, इस बात को याद करके रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है 22 नंबर। 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता होगी। ठीक है, आपको बताना है कि संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है V का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, तो 100 वोल्ट आपका दे दिया हुआ है और संचित ऊर्जा आपको U भी दे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 जूल दे दिया हुआ है। तो आपका संचित ऊर्जा, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन में 2
सी भी स्क्वायर। ठीक है, अब सी भी स्क्वायर यहाँ से तो आपको क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता आपको निकालना है, आपको सी की वैल्यू निकालना है। वैल्यू रखते हैं आंसर आएगा। यू कितना 1 रख दीजिए, 1/2 सी तो ही निकालना है, भी के जगह पे 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 को उधर भेज दीजिए, अपॉन में ये क्या हो जाएगा इक्वल टू सी गुने 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 पे पावर कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। अब ये इस वाले को 2 के नीचे भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 के नीचे 1 2 3 4 इक्वल टू सी हो जाएगा। तो यहाँ से सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 अपॉन में 10 के पावर 1 2 3 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सी इक्वल टू 2 गुने इसको 10 के बाद 4 को ऊपर भेजिए तो 10 के पावर -4 फैराड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि संधारित्र की धारिता ही होती है क्या, फैराड होती है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 43, संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर उच्च प्रावैधुतांक का माध्यम डालने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताया जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि एक क्या है, एक संधारित्र है। ठीक है, और इस संधारित्र जो है पहले यहाँ पे वायु होता था। ठीक है, यहाँ पे है वायु, वायु होता था, और इसके स्थान पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग उच्च परावैद्युतांक का ही कोई माध्यम रख देते हैं, इसके बीच में कोई उच्च परावैद्युतांक का माध्यम रख देते हैं। तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, और समान रहेगी या शून्य हो जाएगी। तो इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। असल में जो इसका क्या होती है, तो किसी माध्यम रखने पर जो संधारित्र की धारिता होती है वो परावैद्युतांक के गुणनफल के इक्वल हो जाती है। मतलब क्या समझे कि पहले की जो धारिता है परावैद्युतांक से उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा नया जो धारिता होगी वो आ जाएगी आपका। तो ये एक संबंध होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, क्योंकि हमको उसमें जो नया परावैद्युतांक जो होता है क्या उससे हमको गुना करना पड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है 44 है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। क्या बोला, प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो नया धारिता क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2c, ऑप्शन बी दिया हुआ है c/2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4c, ऑप्शन डी दिया हुआ है c/4। तो देखिए ये संधारित्र की एक प्लेट है और एक प्लेट है, इसके बीच की दूरी d है। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच की दूरी d होती थी तो संधारित्र की धारिता आती थी वो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d होती थी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो दूरी है वो क्या कर दी है, संधारित्र के बीच की दूरी को अब दोगुनी कर जाती है, जो d है वो दोगुनी कर दिया जाए, जो नया दूरी है वो दोगुनी कर दिया जाता है। तो बताइए कि नई धारिता क्या हो जाएगी। तो c का c रह देते हैं, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d की जगह पे क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो c डैश क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रह जाएगा, और इसके जगह पे पुरनका वाला धारिता रख देते हैं। ठीक है, तो सीधा हम लोग कह सकते हैं जो नया धारिता होगी, जो नया धारिता होगी वो पुरनके धारिता का क्या हो जाएगी, c/2 हो जाएगी, मतलब आधा हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर c/2, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 है, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र में घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो W इक्वल टू PE1 माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 46 है, यदि किसी संधारित्र को बैटरी से जोड़ कर रखा जाता है, और प्लेटों के बीच प्रावैधुत माध्यम डाला जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहेगा। देखिए कोई संधारित्र है, ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया जाता है और इसके बीच क्या रखा जाता है, प्रावैधुत माध्यम डाला जाता है इसके बीच में, ठीक है। तो बताइए कि क्या स्थिर रहेगा। तो आपका जो विभवांतर है ना वो स्थिर रहेगा, ठीक है, विभवांतर है वो स्थिर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, 1 फैराड बराबर होता है, ठीक है। तो 1 फैराड बराबर क्या होता है, तो ये हमको देखना है। तो सबसे पहले फैराडे किसका मात्रक होता है, ये ध्यान में आना होना चाहिए। किसका होता है, तो संधारित्र की धारिता का होती है। किसकी, संधारित्र की धारिता का मात्रक होती है फैराडे। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C इक्वल टू Q अपॉन में V। तो यहीं से एक तो मात्रक होता है फैराडे, एक मात्रक और हम लोग निकालते हैं, आवेश का मात्रक कूलम और V विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो हम 1 फैराडे को बोल सकते हैं 1 कूलम प्रति वोल्ट। तो देखिए 1 कूलम प्रति वोल्ट किधर है, कूलम प्रति वोल्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 48 नंबर है, दो संधारित्र की धारिता C1 और C2 है, जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैराड होती है, और जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता कितना होती है, 16 माइक्रोफैराड होती है। तो C1 एवं C2 की का मान ज्ञात करें। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में देखिए जोड़ा गया है, दो संधारित्र है जिसका वैल्यू दिया है C1 और C2, इसको जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम फॉर्मूला क्या होता है, C तुल्य इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2, ठीक है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसकी धारिता कितनी होती है, 3 माइक्रोफैराड होती है। तो लिख लीजिए यहाँ पे C तुल्य दिया हुआ है, तो 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2। तो 1 अपॉन में 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम लीजिएगा C1 इंटू C2, तो C2 प्लस C1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 1 अपॉन में 3 इक्वल टू C1 या C2 प्लस C1 अपॉन में C1 इंटू C2। यहाँ से C1 प्लस C2 लिख दें, इधर तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस में इधर लिख सकते हैं C2 को C1 को, और मल्टीप्लिकेशन में करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, C1 एवं C2 का वैल्यू आया। और आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका C1 प्लस C2 का वैल्यू निकाल दिए। अब आपको इसी में एक बात और दिया हुआ है, क्या कि जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता 16 होती है। समांतर क्रम में जोड़िए, देखिए समांतर क्रम में हम ऊपर नीचे जोड़ते हैं, ठीक है,
समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2। तो समांतर क्रम में कितना जाता है, 16, टोटल 16 हो जाता है। तो C1 प्लस C2 का वैल्यू कितना आया यहाँ से, 16 आ गया हुआ है। ठीक है, C1 प्लस C2 को 16 आया तो वैल्यू रख देते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं इसका। तो 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या हो जाएगा, इसके जगह वैल्यू रख दीजिए 16 इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन में 3। तो C1 इंटू C2 क्या आ जाएगा, 16 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा C1 इंटू C2 इक्वल टू 16 48। हम कुछ ज़्यादा बनाना नहीं चाह रहे, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि C1 एवं C2 को गुना कर रहे तो कितना आएगा, 48 आएगा, और C1 एवं C2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। हम ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है। देखिए पीछे हम लोग समीकरण से निकाले हैं कि C1 और C2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 48 आना चाहिए, और C1 इंटू C2 को जोड़िएगा तो 16 आना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ये होगा 8 से 8 में गुना करेंगे तो 64 आएगा, नहीं होगा, 8 और 16 हो जाएगा। जोड़ने पे तो आ रहा है लेकिन गुना करने पे नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, ये भी नहीं होगा। 16 में 2 से गुना कर 16 12 होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 12 में 4 से कीजिए तो गुना करने के बाद 48 आ रहा है, और जोड़ने पे 12 4 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है जोड़ने पे। तो इसका आंसर मतलब ऑप्शन यही होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, आवेश वितरण से क्या होता है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का क्षय होता है, ऑप्शन बी है ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन सी है ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब जब आवेश का वितरण करते हैं ना, तो ऊर्जा का क्या होती है, क्षय होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी d डैश है। यदि एक धातु की प्लेट जिसकी मोटाई d/2 है तो प्लेटें के बीच रख दी जाती है तो धारिता क्या होगी। ठीक है, यही है आपका कि ये, ठीक है, ये संधारित्र की धारिता है। इसके बीच में हमें कोई धातु प्लेट लग देते हैं जिसकी मोटाई क्या होती है, मान लेते हैं जिसकी मोटाई d/2 होती है। तो ये फार्मूला होती है ये संधारित्र की धारिता का, ऐसे करके C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में d माइनस t, ठीक है, ऐसा करके होती है। तो ये आपका d/2 क्या है, एक मोटाई वाला जो पदार्थ रखे है उसमें से घटा दिया जाता है। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में d माइनस d/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में d में से d/2 घटाइएगा तो एलसीएम से हम लेके क्या आ जाएगा, d/2, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में d। कहने का मतलब जो नया संधारित्र की धारिता होगी वो पहले का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। C डैश इक्वल टू 2C लिखा जा सकता है, तो पहले का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 51, पृथ्वी का विभव माना जाता है। तो जो पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। इसी कारण से आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि जो पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है। इसको अच्छा चालक भी माना जाता है पृथ्वी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर समान क्या होता है। तो संधारित्रों का हम लोग क्या कर रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन कर रहे हैं। देखिए समांतर क्रम मतलब
आमने सामने संधारित्र को जोड़ रहे हैं। ठीक है, आमने सामने जोड़ रहे थे, इसमें क्या सेम रहता है? ठीक है, तो इसके भी जो विभव है वो सेम रहता है, इसके पे जो विभव है, मतलब तीनों के भी जो विभव है वो सेम रहता है। ठीक है, इस बात को याद कर लीजिएगा, रखिएगा। यहाँ पे समांतर क्रम में जो विभव है वो समान रहता है। क्या रहता है? ठीक है, क्या रहता है? समान रहता है। और यही बात आता था श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब इसका विभवांतर अलग, इसका विभवांतर अलग, इसका विभवांतर अलग, तीनों का अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ से इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और इसमें समांतर क्रम में विभव समान होता है, लेकिन अलग क्या होता है? आवेश अलग होता है। आवेश अलग होता है। इसमें क्या अलग होता है? विभव अलग होता है, इसमें आवेश समान होता है। आवेश समान होता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की समान रहती है। क्या रहती है? विभव समान रहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा होती है। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा होती है। ऑप्शन है प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योग के बराबर। ऑप्शन बी है प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के अंतर के बराबर। ऑप्शन सी है शून्य। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम में जो संयोजन जो होती है, श्रेणी क्रम जो संयोजन होती है, वो प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या समान रहता है? श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। ठीक है, विभव अलग अलग होता है। तो इसका जो आंसर होगा प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लीजिए, जब दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह रुक जाता है। जब मान लीजिए दो आवेशित चालक को जोड़ रहे हैं तो कब आवेश का प्रवाह रुक जाएगा? तो ऑप्शन ए है आवेश बराबर हो, दोनों का आवेश बराबर हो। ऑप्शन बी है दोनों की धारिता बराबर हो। ऑप्शन सी है दोनों का विभव बराबर हो। हाँ, ये आंसर ऑप्शन सी, विभव बराबर हो, तब क्या है? आवेश का प्रवाह रुक जाता है। देखिए, आवेश का प्रवाह उधर होता है जब विभव में अंतर हो। ठीक है, विभव समान नहीं हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है? ठीक है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, किलोवाट भी ऊर्जा का मात्रक होता है। लेकिन वाट जो होता है, वाट, ये आपका शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? शक्ति का मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, द्विध्रुव की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब होगी? मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब होगी? तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? क्या होता है? U इक्वल टू माइनस क्या? माइनस पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस कितना डिग्री पे अधिकतम होगा? कॉस कितना डिग्री? कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? देखिए, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो आपको हम बता देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे
कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू आएगा, 180 डिग्री का जो वैल्यू आएगा -1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ई इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, यू इक्वल टू जो वैल्यू आएगा माइनस पी कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो यू इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी ई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही आप 0 डिग्री पे चेक करते हैं तो क्या आता है, यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यू इक्वल टू माइनस पी ई हो जाता। ठीक है, आप 90 डिग्री पे चेक करते तो यू इक्वल टू क्या होता, माइनस पी कॉस 90, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू सॉरी 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो टोटल क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता। तो ये तो माइनस में है, ये 0 है, अधिकतम किस पे होगा 180 डिग्री पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संधारित्र की धारिता C है और उसे भी विभव तक आवेशित किया जाता है तो उसमें संग्रहित ऊर्जा क्या होगी या संचित ऊर्जा क्या होगी। इसके लिए फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 CV²। ठीक है, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा की जो फॉर्मूला होती है U इक्वल टू 1/2 CV²। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक खोखले धात्विक गोले को आवेशित किया जाता है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V के बारे में क्या सही है। तो विद्युत देखिए कोई गोला है, गोला को आप क्या किए आवेशित किए। ठीक है, जब आवेशित करते हैं कि किसी चालक को तो आवेश कहाँ उसके सतह पे चला जाता है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर मतलब खोखले गोले चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितना होती है 0 होती है, लेकिन जो विद्युत विभव जो होती है ना वो स्थिर होता है, सब पे इक्वल होता है, बराबर होता है, समान होता है। तो जो भी होता है वो 0 नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए कौन हो जाएगा, E इक्वल टू 0, V इक्वल टू 20 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी और प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो नई धारिता क्या होगी। देखिए ये है आपका संधारित्र, अब क्या किया गया है, तो पहले जो क्षेत्रफल था उस क्षेत्रफल को क्या कर दिया गया, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी और प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। क्षेत्रफल को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, और जो दूरी थी वो क्या कर दिया गया, दोगुनी कर दिया गया। ठीक है, तो अब बताना है कि तो नई धारिता क्या होगी। तो सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में टी, संधारित्र की धारिता का एक फॉर्मूला होता है। टी क्या है, ये प्लेटों के बीच की दूरी, ए क्या है क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट जिसका वैल्यू होता है। ठीक है, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए को क्या कर दिया गया, नया हम देख रहे हैं नया धारिता क्या होगा, तो ए का वैल्यू क्या लिखेंगे A/2 अपॉन में डी का वैल्यू दूरी मतलब दुगुना कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/2 को 2 नीचे ले आते हैं तो ए अपॉन में 2 इंटू 2D, तो सी डैश जो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में 2 टू जब 4D आ जाएगा, और इसके जगह पे आप पुरनका वाला वैल्यू डाल सकते हैं, तो जो आएगा नया संधारित्र की धारिता सी इक्वल टू 1 अपॉन में 4 सी डैश मतलब सी, इसके जगह पे पुरनका, तो जो नया धारिता आया वो पुराने का 1/4 आया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है जो आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, तुल्य धारिता क्या होगी। जो आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसकी तुल्य धारिता को आप बताना है। तो देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि श्रेणी क्रम में सॉल्व करें या समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इस दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो एक आपका बनेगा, ठीक है। इस दोनों को जोड़िएगा तो श्रेणी क्रम में जोड़िएगा। श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम का। तो 1 में सी तुल्य बराबर, ठीक है, क्या जाएगा 1 में C1 प्लस 1 में 2 C2। तो 1 में 2 करेंगे प्लस 1 में 2। तो इसको जो जोड़ के आएगा एलसीएम हम लोग ले लेंगे। क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, 2 आ जाएगा। 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सीतुल जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 फैराड आ जाएगा। कहने का मतलब इसको आप जो जोड़े हैं ये दोनों को, इस दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 1 फैराड, ठीक है। और यहाँ पे 3 फैराड है ये, ठीक है। तो ये दोनों का आपको क्या है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, सीतुल बराबर C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 फैराड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 4 फैराड। अगला क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर, धातुओं का प्रावैधुतांक है। धातुओं का जो प्रावैधुतांक होता है वो आपका हो जाता है अनंत। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें हम क्या रखे हैं, किसी द्विध्रुव को रखे हैं -q प्लस q। इसमें बल आघूर्ण क्या लगता है, क्या लगता है, तो p वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ठीक है, या p cos थीटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र के प्लेटों के बीच किसी प्रावैधुतांक पट्टी को रखने पर प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। देखिए, ये संधारित्र है, इसके बीच हम लोग क्या है, प्रावैधुतांक पट्टी को रख देते हैं तो इसके बीच विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर घट जाता है, ठीक है। यदि बात आती धारिता की, धारिता बढ़ जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है, क्या होता है आपका, वो होता है आपका वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक और भी मात्रक होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ई मीन्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कितनी होता है, इसका मात्रक एन सी इनवर्स, ए मीन्स क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो एन सी इनवर्स मीटर स्क्वायर। ई भी किसका मात्रक होता है, तो विद्युत फ्लक्स का ही होता है। वोल्ट मीटर भी किसका होता है, विद्युत फ्लक्स का ही होता है। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए है आवेश के, ऑप्शन बी है ऊर्जा के, ऑप्शन सी है संवेग के, ऑप्शन डी है द्रव्यमान के। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो संरक्षण पे है, जिस नियम के संरक्षण पे है, वो है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पे, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, यदि किसी माध्यम का आपेक्षिक प्रावैधुतांक ई आर है तो उसकी पूर्ण विद्युतशीलता होगी, ठीक है। तो ई आर बराबर ही होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपका
क्वेश्चन 67 है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होगी या कब होती है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, ध्यान में आना चाहिए। यू इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहीं से आपका बनेगा। तो यहीं से क्या है, यहाँ से आपको बताना है इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे किस में न्यूनतम होगा, 0 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा या 180 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो वैल्यू रख के देखिए, u इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180 डिग्री रख के देखते हैं। तो कॉस 180 डिग्री का होता है -1 वैल्यू। ठीक है, इसमें एक कॉस 180 डिग्री रख के देख लीजिए, 180 डिग्री तो -1 होता है, तो -1 का जगह प्लस, यू इक्वल टू प्लस पी या होगा। ठीक है, अब क्या आप 90 डिग्री वैल्यू रख के देखिए, तो यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 ध्यान में आ रहा है कुछ, कितना होता है कॉस 90 का वैल्यू, अभी बताएं, बोलिए, आया ध्यान में कुछ। कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो आपका हो जाता है 0। ठीक है, तो इंटू 0 डालेंगे तो यू का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 0 आया। मान लीजिए जब 90 डाल के देखें, यू इक्वल टू माइनस पी कॉस कितना डिग्री कितना डिग्री, कॉस 0 डिग्री डालना है, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा -p, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -p, तो यहाँ सब ध्यान लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ सब ध्यान लगा सकते हैं कि किसका ज़्यादा है या किसका कम है। ठीक है, तो आंसर तो हो जाएगा, सबसे कम 0 डिग्री पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ऑप्शन ये हो जाएगा। यदि पूछता अधिकतम, तो अधिकतम किस पे आता है 180 डिग्री पे, ध्यान में रखना है इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है। तो अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर स्क्वायर। निरक्षीय में पूछता तो 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आप बताइए, तो विद्युत अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी, याद है कुछ, अक्षीय स्थिति में E इक्वल टू क्या होता था, बताइए, क्या कुछ ध्यान में, E इक्वल टू के 2p वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। निरक्षीय में क्या होता था, E इक्वल टू के पी वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा घनत्व के बीच का क्या संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा घनत्व के बीच का जो संबंध होता है U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यदि संचित ऊर्जा की बात करता तो 1/2 CV स्क्वायर हो जाता है। तो फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों प्रूफ करने के लिए भी आता है एग्जाम में 5 मार्क्स में फिजिक्स में। ठीक है, ऊर्जा घनत्व, ठीक है, और संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, ऐसा कर क्वेश्चन। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो संबंध जो होता है E इक्वल टू -dv अपॉन में dr, देखिए कौन सा है, वो आंसर हो जाएगा -dv अपॉन में dr, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संधारित्रों के संयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। संधारित्रों के संयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, धारा बढ़ाना, प्रतिरोध बढ़ाना, अधिक धारिता प्राप्त करना, विभव घटाना। तो संधारित्रों के संयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है,
तो अधिक धारिता प्राप्त करना, यही इसका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डिपेंड करता कि हम लोग संधारित्र का संयोजन कैसा कर रहे हैं, श्रेणी क्रम कर रहे हैं या समांतर क्रम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन आप लोग श्रेणी क्रम में करते हैं तो धारिता घटती है, समांतर क्रम में संयोजन करते तो धारिता हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, इस बात को याद करके रखना है। श्रेणी क्रम में हम क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि धारिता घटाना होता है हमको, और समांतर क्रम में इसका आंसर जोड़ते हैं क्योंकि हमको धारिता बढ़ाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, क्या है, समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहती है, क्या है? अभी देखें, विद्युत विभव या विभवांतर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विभवांतर समान रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। देखिए संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका प्लस 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 रहता है, इधर माइनस 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 होता है, तो दोनों का योग जो होगा, ठीक है, दोनों आवेशों का योग होगा प्लस माइनस इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो वांडी ग्राफ जो जनित होता है वो उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस प्रकार का। ठीक है, वांडी ग्राफ जनित होता था, ये क्या करता था, उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करता था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो फैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। देखिए 64 छोटे छोटे बूंद है ऐसा करके, जिसकी हर एक की धारिता कितनी है, 5 माइक्रो फैराड है, मिल के एक बड़ा सा बूंद बन गया। तो इसकी धारिता आप लोग बताना है क्या होगा। तो जो नया धारिता होती है, ठीक है, जो नया धारिता होगी क्या होगी, जो नया धारिता आती है उसका हम लोग क्या करना होता है, तो क्यूब रूट करना होता है। क्या करना होता है, क्यूब रूट। ठीक है, किसका, वही बूंद का, जब बूंद है और उसमें उसकी जो छोटी सी धारिता है उससे गुना करा देना होता है। जैसे देखिए √64 है इंटू क्या लिखेंगे 5। अभी 64 का क्या करेंगे हम लोग, क्यूब रूट करेंगे, मतलब 3 गो में से 1 गो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 64 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 इंटू 5, कितना 4 चुका 16 चुका 64। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 4 बाहर निकलेगा और इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 5 चुका 20 माइक्रो फैराड। तो सिंपल से हमको क्या करना है, 64 का हमको क्यूब रूट में से क्यूब रूट करना है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 4 आएगा और उसमें जो छुटकी है धारिता है उससे गुना करा देना है, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 माइक्रो फैराड। इसके लिए आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, बिहार बोर्ड के। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। तो हम लोग इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।